हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी विथ विष्णु के साथ। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है जिसमें हम अपना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 10th में आपने जो भी पढ़ा होगा आपके हिसाब से था, लेकिन जो 11th में आता है तो ये जो चैप्टर है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर रहता है। तो इसके कारण कई बार क्या होता है कि जो स्कूल में हमारे चैप्टर स्किप्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंड है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और 12th में इसके इतने सारे एप्लीकेशन है, बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा जो 11th का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आपको कहीं भी समझ नहीं आती कुछ भी चीज़ हो तो मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपने शब्दों में कॉपी में लिख लीजिए कहाँ पर समझ गए हैं, उसको A to Z पूछिए ताकि आपको भी क्लियर हो और मुझे भी क्लियर हो कि मैं किस टाइप से पढ़ा रहा हूँ या फिर क्या चेंजेस करना है मुझको, वो मुझे पता चलता रहे। ठीक है, तो हम चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर स्किप हो गया। तो हम लास्ट की इस चैप्टर के में हम लोग पहला चैप्टर होगा 1 मिनट, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था। तो हमारा यहाँ पर जो पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर हमारा GOC होगा, इंग्लिश में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात जर्नल मतलब होता है सामान्य, ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, और केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन। मतलब कि सामान्य जो ऑर्गेनिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल का हमारा इसमें निर्माण करेगा, जिससे हमारे जो आगे के कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन है, उन्हें समझने में क्या करता है कि मदद करता है। तो हमारा सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन, और थर्ड चैप्टर होगा वो पर्यावरण होगा। उसके बाद आप लोग जो चैप्टर बोलेंगे उस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो इमेज भेजे थे वो किस चीज़ का था। मैं आपको बता दूं कि मतलब वो जो पहला इमेज भेजा था वो कुछ प्यूरीफाई कर रहा था। मतलब एक टैंक था, उससे कई सारे पाइप निकले थे, उसके बाद जो अलग अलग मतलब प्यूरीफाई होकर वो अलग अलग कंपोनेंट में का निर्माण कर रहा था। मतलब कि कुछ ऐसा था, वो कुछ ऐसा था, 1 मिनट, हाँ कुछ ऐसा टैंक था। उस टैंक से मतलब कई सारे पाइप से निकले हुए थे, A1 2 3 जितने भी थे, और इसका अलग अलग उत्पाद बन रहा था। मतलब कि उसमें क्या हो रहा था कि ये एक तरह से एक प्यूरीफायर है। प्यूरीफायर मतलब कि शुद्धिकरण टैंक, जिससे मतलब कि यहाँ पर जो भी अशुद्धियाँ युक्त जो कंपोनेंट युक्त जो पदार्थ हैं वो मतलब इस मशीन के द्वारा क्या हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाते हैं। मतलब वही मैं आपसे पता करना चाहता कि मतलब इस इमेज को देखकर आप क्या समझ रहे हो, क्या पता चल रहा है आपको। तो चलिए हम अपने लेसन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे लेसन में एक जो टॉपिक है उसका नाम है कि कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। अर्थात इंग्लिश बोले तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अर्थात यहाँ पर जो बोला गया है कि सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, अर्थात कुछ ऐसे नियम जो हमारे पूरे ऑर्गेनिक में काम आएंगे, और कुछ ऐसे टेक्निक्स जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऑर्गेनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारे फंडामेंटल तैयार करने में इस चैप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखा है कैटेनेशन। ये कैटेनेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी पहले स्टार्टिंग से पढ़े होंगे। तो अभी आप लोग आवर्त सारणी वाले जो पार्ट पढ़े होंगे उसमें आपने सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके बिहेवियर के बारे में तो पढ़ा ही होगा आई थिंक, क्योंकि इन सब के बारे में उसमें लिखा है। तो मैं बता दूं कि जो कार्बन होता है वो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। और इस परमाणु क्रमांक 6 होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 and 4। नॉर्मली देखेंगे तो क्या होता है 2 and 4, मतलब एस ऑर्बिटल में 2 और जो बचे पी ऑर्बिटल में कितना आएगा 4 आएगा। मतलब 2 और 4, मतलब इसका जो और किसी भी जो एलिमेंट है उसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, ऑक्टेट कंप्लीट इसलिए करना होता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब स्थायी होना चाहते हैं।
कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं वो भिखारी है, भिखारी कब तक पैसा मांगता रहेगा जब तक कि वो संतुष्टि ना हो, स्टेबल ना हो। तो ये भी एक तरह से भिखारी है। इस भिखारी के पास कितना अभी पैसा है, 4 पैसे, लेकिन वो कब स्टेबल होगा, उसका घर कब भरेगा, जब उसके पास टोटल 8 पैसा होगा। लेकिन इसके पास अभी कितना पैसा है, 4 पैसा। इस 4 पैसे से संतुष्ट नहीं है। तो इस 4 पैसे से संतुष्ट नहीं है, इस कारण से कि यह क्या करेगा, भीख मांगने के लिए जाएगा। लेकिन यह इतना गंदा आदत है इसका कि ये ना तो भीख देता है ना ही भीख लेता है। इसका कारण ये है कि कोई भी, मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट एक तो त्याग सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है। लेकिन जैसे ही 4 और 5 की बात आती है तो इतने सारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ना ग्रहण करना या फिर देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप ही सोच लो कि यदि आप 10 रुपये के 10 रुपये का उधार ले रहे हो उत्तर ठीक है, 20 रुपये के उधार ले रहे हो ठीक है, 30 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। लेकिन वहीं आपका 100, 200, 300 में चला जाए तो आपको मतलब ब्याज तो उसका भरना पड़ेगा ना उतने ही ज़्यादा। तो उसकी कैपेसिटी मतलब इतना ही रहता है कि वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सके। लेकिन जो कार्बन में क्या होता है कि ये ना ही ग्रहण कर सकते हैं ना ही त्याग सकते हैं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन या फिर देगा या फिर लेगा। तो इस कारण क्या होता है कि जो कार्बन होता है कि ना ही इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। वो एक काम करता है कि साझेदारी का, पार्टनरशिप, जैसे कि आप बिजनेस में सुने होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे तो पार्टनरशिप में मतलब बिजनेस चलता है। वैसे ही यह क्या करता है, अन्य जो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। जब पार्टनरशिप करता है तो क्या होता है कि मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ये लगातार एक सीरीज़ में जुड़ता चला जाता है। इस कारण से इसका एक गुण आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब होता है श्रृंखलन, श्रृंखलन बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि ना ही देगा ना ही लेगा, मतलब कि कई सारे, जैसे कि अब मेरे पास 2 कार्बन हैं, मान लेते हैं मेरे पास कितने कार्बन हैं, 2। अब हमारे पास कितने कार्बन हैं, जब 2 कार्बन, 1 मिनट, हाँ, हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। जैसे कि मतलब 2 कार्बन लेते हैं, कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 2। अब दोनों के जो आउटर सेल है, मतलब अंतिम जो ऑक्टेट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो दोनों एक ही टाइप के, ना ही दे सकता है ना ही ले सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने साझेदारी करेंगे। साझेदारी किस प्रकार से करेंगे, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ एक कार्बन यहाँ और आ जाता है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, मतलब कि 4 अलग अलग से, मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। मैं एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूँ डायग्राम से, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर मैंने रफ शीट लिया हुआ, उसी में समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग 2 कार्बन लेते हैं, कार्बन नंबर, 1 मिनट, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। दोनों के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो ना ही दे सकते हैं ना ही ले सकते, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि भारी भरकम, ये तो ना ही ले सकते हैं ना ही दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेगा कि ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और यदि कोई और ग्रुप हो, मान ले ऐसे कार्बन, और तो यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। और यदि यहाँ पास कुछ हो तो मतलब आगे और चेन, मतलब यहाँ पास यदि ला दें तो इसके पास भी है, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पास ला दें तो यहाँ पास ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब श्रृंखला बनाना। ये जितना चाहिए उतना श्रृंखला बना सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा मतलब कि हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन का मेल होता है, हाइड्रोकार्बन। तो इससे मतलब बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, हमारे आसपास जितने भी देखते हैं वो हाइड्रोकार्बन से हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो सिंगल बॉन्डेड है ना, तो हम लोग डबल ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन और एल्काइन जब लेक्चर आएगा तो इसमें देखेंगे। अभी सिंपली देखते हैं, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इस क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणात्मक मतलब कि ग्रहण करने की शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है, ये किस मीडियम में आता है, इंटरमीडिएट, मतलब मध्यम वर्गीय में है।
तो यहाँ ना तो दे पाता है ना ही ले पाता है, इसलिए इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? कैटेनेशन। यदि पूछ लिया जाए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव दो एलिमेंट हैं, वो लोग मतलब आपस में कैटेनेशन करेंगे क्या? तो आपका आंसर क्या आएगा कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा यदि आप कमेंट में नहीं बताते हैं। तो देखते हैं कि यदि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों मतलब यदि जुड़ जाते हैं तो कैटेनेशन कर पाएंगे आगे कि नहीं कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट में जरूर। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले मतलब इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर सामान्य मतलब इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका प्रस्तावना क्या है। तो 1 मिनट मैं पहले अपना पेन ले लेता हूँ। तो हम अभी सिंपली इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। तो इंट्रोडक्शन ये बोलता है कि हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड है किसी ना किसी तरह कार्बन से जुड़े हुए हैं, तभी तो ये कार्बनिक कहलाता है, ऑर्गेनिक। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ही देखें तो हमारा शरीर एक ऑर्गेनिक है। डीएनए आप बायो वाले होंगे तो जानते हो कि मैथ्स वाले भी डीएनए जानते हैं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10वीं में सभी पढ़े हैं। तो डीएनए देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। वो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है। वो कार्बनिक मतलब कार्बन जो मतलब कंपोनेंट्स हैं उनसे ही बने होते हैं। प्रोटीन हो गया, रक्त, मांसपेशियाँ, जितने भी हमारे बहुलक, मतलब बहुलक तो आप जानते हो कि 10वीं में आप पढ़े होगे, प्लास्टिक वगैरह, ये सब मतलब A to Z हमारे आसपास जितने भी पाए जाते हैं वो क्या किस में आते हैं? कार्बनिक रसायन में आते हैं। और जैसे कि आप आगे चलते हैं कि इसके प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। प्रिपरेशन मतलब होते हैं बनाने की विधि, हाउ टू प्रिपेयर एनी कंपाउंड, मतलब कैसे बनाया जाता है। तो मतलब कुछ साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने कहा कि हम लोग कार्बनिक मतलब पदार्थ को ऐसे ही मतलब जीवित वस्तुओं से प्राप्त कर सकते हैं। जीवित मतलब जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, कुछ कोई भी ना हो, लेकिन वो जीवित रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया तो पता चला कि मतलब कुछ ऐसे भी होता है कि हम लोग मतलब कि लैब में जाकर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अमोनियम साइनेट एक निर्जीव है, मतलब एक कुछ निर्जीव मतलब उसमें जान नहीं है, कुछ टुकड़ा होगा, बाकू वगैरह मैं भी तो नहीं देखा हूँ, सॉरी। तो अमोनियम साइनेट को क्या होता है कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? यूरिया बनता है। इसका फार्मूला याद रखना, अमोनियम साइनेट NH4CnO। जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? जब इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है तो ये यूरिया में चेंज हो जाता है। यूरिया मतलब कि यहाँ पास ऐसे जब चेंज होगा तो यूरिया NH मतलब जो हाइड्रोजन 4 था वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, NH2C+O, और यहाँ पर आएगा NH2। यहाँ पर मेरा पेन नहीं चल रहा है कुछ कारणवश, इस कारण नहीं दिखा। NH2 मैं पहले इसे फिनिश कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। मतलब अमोनियम साइनेट को जब हम हीटअप किए तो क्या प्राप्त हुआ? यूरिया। यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि दिखाया नहीं है। जब हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो दोनों ओर देखते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। आप लोग पहले चैप्टर्स में पढ़े होंगे, आपको इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद तक, क्योंकि पहले चैप्टर्स में इन सभी बातों को बताया जाता है कि किस प्रकार केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कितने मोल से उसको निकालते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि NH4 किस में चेंज होता है? NH4CnO, NH2C, यहाँ पर बॉन्ड होता है NH2C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहता है। नोट दिस, इस पॉइंट को नोट कीजिए। यहाँ पर जो ये कंपाउंड है उसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। जहाँ पास भी C डबल बॉन्ड O दिखे हम उसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दे क्या था? मैंने आपको पिक भेजा था ग्रुप में ये भेजा था कि प्यूरिफिकेशन किस प्रकार होता है। मतलब वो 2-4 जो हाथ में वो कच्चा काला टाइप का था वो कच्चा पदार्थ था, वो सीप वगैरह दिखा रहा था, वो उसमें प्यूरिफिकेशन हो रहा था, और जो टैंक दिखा रहा था वो फाइनली प्यूरीफाई करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ 2-4
मतलब कि 4 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरीफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो सर्कल किया हूँ वो रिएक्शन है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक में नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पास पढ़ते हैं अपना ऑर्गेनिक यौगिकों का शोधन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ पैसा मिला हमको, वो कहाँ पास मिला, कुछ मतलब जैसे कि सड़क में मिला, तो वो उसमें बहुत धूल मिट्टी जम गई हो, तो 5 का सिक्का है, वो बहुत धूल मिट्टी जम गए हैं। लेकिन जब उसे दुकान में ले जाएंगे तो उसे कुछ साफ तो करेंगे ना, हम अपने हाथ से करें चाहे उसे धो कर करें, कुछ भी, मतलब कई तरीके हैं। जैसे कि आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा होगा, झाड़ घुट फुलावन विधि वगैरह वगैरह जो भी होता है उसमें मतलब कुछ कई प्रकार से हम मतलब किसी भी कंपाउंड को प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो शोधन आता है, प्यूरिफिकेशन, वो इन 5 मेथड के द्वारा ही होता है। पहला आता है सब्लाइमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन, दूसरा आता है क्रिस्टलाइजेशन अर्थात क्रिस्टलन, और तीसरा आता है डिस्टिलेशन आसवन, और चौथा आता है विभेदी निष्कर्षण अर्थात डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, तथा 5वां आता है वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारा पहला आता है सब्लाइमेशन। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश नाम ना बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों को शायद तक आर.के. सर पढ़ाए होंगे ना, तो इंग्लिश मतलब क्या पढ़ाते हैं वो, तो मेरे हिसाब से मतलब लव हो जाता है इंग्लिश से, क्या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी ना इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश किया करो, यदि आपको अच्छा लगता है तो वही, नहीं तो आप हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सब्लाइमेशन क्या होता है। व्हाट इज़ सब्लाइमेशन? ऊर्ध्वपातन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कपूर देखा है, जब कपूर को जलाते हो तो क्या होता है, या फिर जैसे कि कोई कपूर है उसको रख देते हो और एक दिन बाद देखते हो तो क्या वो बचा रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, उड़ जाता है। 1 मिनट मैं आपको स्लाइड में समझाता हूँ। क्या हुआ कि हम लोग एक कपूर लिए, उसको 1-2 दिन रख दिए, और जब जाकर देखते हैं 2-3 दिन बाद, तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ नहीं रहता, क्लीन। या फिर दूसरे वे से ये समझें तो क्या होता है कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या है, एक ठोस पदार्थ है। पहली बात, कपूर क्या है, सॉलिड है। आप लोग स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में अच्छे से लिखते हुए नहीं पा रहा है। जो कपूर क्या है, सॉलिड है। और जब इसमें हम क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, आग जला देते हैं, तो यहाँ पास क्या होता है कि ये दूसरे स्टेज में लिक्विड में चेंज नहीं होता, यही इसी को हम सब्लाइमेशन कहते हैं। मतलब किसी सॉलिड का, कोई भी सॉलिड जैसे कि कपूर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसी सॉलिड जैसे कि कपूर, उसको मतलब हीटअप किया जाता है, हीटअप मतलब कि गर्म किया जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज ना होकर किस में चेंज हो जाता है, सेकेंड स्टेज उसका क्या रहता है, डायरेक्ट वाष्प रहता है। वाष्प मतलब कि गैस फेज में चले जाते हैं। जबकि हम बर्फ़ को देखें, बर्फ़ एक ठोस है, सॉलिड है, पहला स्टेज उसने कंप्लीट किया, ठीक है। बर्फ़ क्या है, सॉलिड है, बर्फ़ सॉलिड है। और सेकेंड इस पे स्टेज में जब उसमें फायर लगाते हैं, तो क्या हो जाता है कि अपना लिक्विड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकेंड स्टेज भी पार किया, लेकिन उसका थर्ड स्टेज क्या आता है, गैस। लेकिन जो कपूर होता है उसमें ओनली 2 स्टेज ही रहते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा ओनली गैस। इसमें जो कपूर रहता है उसमें लिक्विड क्या हो जाता है, स्केप कर जाता है, वो ये मतलब कि उसमें लिक्विड आते ही नहीं है, इसी को ही कहते हैं सब्लाइमेशन। यदि हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें व्हाट इज सब्लाइमेशन, तो हम लिखेंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो जब किसी कंपाउंड को उचित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे ही किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही मतलब उस प्रोसेस को ही सब्लाइमेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में दे भी सकते हो, और एग्ज़ाम्पल तो देना ही देना है क्योंकि इससे नंबर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपूर मतलब कॉम्फर
जब उसको मतलब कि मैं आपको दो तरीके से बताया, रख दें या फिर जला दें, वो लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं भाई। अगर होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा, मैं तो अभी तक देखा ही नहीं। अब उसके बाद हमारा आता है क्रिस्टलन, मतलब इंग्लिश में बोले तो क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, प्लीज़ टेल मी। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अब समझते हैं। क्रिस्टल मतलब क्या समझते हो आप लोग? कुछ भी समझते हो, चलो ठीक है, मैं आपको बता दूं। क्रिस्टल मतलब टुकड़ा, ठोस पदार्थ, कोई भी क्रिस्टल बनना मतलब टुकड़ा होना, पदार्थ होना, मिट्टी गोटी जो भी बोल लो आप, वो होता है अपना क्रिस्टल। क्रिस्टल और उस प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में क्रिस्टल बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलन। तो हमारा क्रिस्टलन क्या होता है, अब इसको समझने की बारी। अब मान लेते हैं कि हाँ, एक मिनट मैं आपको ऊर्ध्वपातन का मतलब डेफिनेशन तो बता दिया, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस नहीं बता पाया। इसका ऊर्ध्वपातन में इम्पोर्टेंस ये है कि यदि मान ले कि अशुद्धि तो गैस रूप में हो जाती है, लेकिन जो ठोस कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है कि सॉलिड ही रहता है, वो अपना फेस चेंज नहीं करता। तो क्या होगा कि ऊर्ध्वपातन में जो अशुद्धि रहेगा वो तो वाष्प में निकल जाएगा, लेकिन जो बचा रहेगा, जैसे कि कुछ टुकड़े वगैरह जो बच जाते हैं राख की तरह, जैसे कि कुछ जलाते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक मेटल हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चाहे वो मेटल वगैरह जो भी हो। तो हमारा यहाँ पर क्रिस्टलन में देखते हैं कि क्रिस्टलन में क्या होता है। क्रिस्टलन, तो क्रिस्टलन में ये होता है कि इसका भी सबसे एकदम एग्जाम्पल, आप लोग पानी गर्म करते हो, ठीक है, जो पानी गर्म करते हो तो क्या होता है कि जब पानी पूरा तरह से मतलब सोख लेता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा कि मतलब वाइट उसमें कुछ रहता है। जब पानी गर्म करने वाले जो बर्तन रहता है उसमें देखने की वाइट कुछ रहता है, वो वाइट ही क्या होता है, हमारा क्रिस्टलन। अर्थात हम कह सकते हैं मतलब कि जो वो वाला नहीं बोला, जो लास्ट टाइम बचता है ना, वो हमारा क्रिस्टलन कहलाता है। जैसे कि नमक का क्रिस्टलन, जैसे कि समुद्र में जो नमक निकालते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले समुद्र मतलब जो झाग होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद वाष्प में जो मतलब नमी वगैरह है वो निकल जाते हैं, जो बचता है ना वो होता है क्रिस्टलन। अर्थात क्रिस्टलन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जब ऑर्गेनिक मेटल क्या हो, सॉलिड हो, सॉलिड ओनली सॉलिड ना, उसका फेस चेंज ही ना हो, वो सॉलिड में ही रहे। और जबकि जो अशुद्धि है उसका जो, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जो अशुद्धियाँ रहते हैं वो क्या होते हैं कि उनका जो क्वथनांक रहता है वो बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। प्योर मेटल के जो वाष्प रहते हैं, वाष्प जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर से बहुत ही कम टेम्परेचर अशुद्धियों का रहता है, इसीलिए तो इनका उपयोग करते हैं इस मेथड का। नहीं तो उसके ज़्यादा रहता तो पहले अपना मेटल ही गया और वो बच गया, तो इससे में कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। तो मतलब क्या होता है कि जो उनका अशुद्धियों का जो वाष्प या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्वथनांक, वो क्या होता है बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक। अब यदि इस क्रिस्टलन विधि द्वारा भी नहीं होता है तो क्या करते हैं कि उसे मतलब जिस विलयन बना है क्रिस्टलन के लिए, सबसे पहले मतलब वही बताया ना, पानी गर्म करने वाला, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग चाशनी बना रहे हैं, ठीक है। अब उस चाशनी में हम लोग शक्कर डाल देंगे, मतलब उस शक्कर का मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं होगा, वो जैसे का तैसे ही रहेगा। मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसके उड़ने का वाष्प का जो पॉइंट है वो बहुत अधिक है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर क्या होगा कि वो उड़ जाएगा, लेकिन जो क्या होता है, जो शक्कर रहता है वो नहीं उड़ पाता। उससे क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ जो जल के रूप में थी वो तो निकल गई, लेकिन जो क्या बचा हमारा चाशनी शक्कर, वो तो बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन कंपाउंड होता वो क्या हो गया, बच गया, ठीक है। अब यदि इस विधि द्वारा मतलब पूरी तरह नहीं निकलता है तो इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं जिससे बोलते हैं सक्रिय चारकोल, सक्रिय एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ पर देखिए एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि इसमें मतलब कोई लकड़ी हड्डी बहुत अच्छा तरीका है। मतलब जब यह शक्कर बनाते हैं ना तो इसमें अशुद्धियों को निकालने के लिए ना हड्डी का इस्तेमाल करते हैं। रंगीन जो अशुद्धियाँ रहते हैं, रियली बता रहा हूँ, मतलब हड्डी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि हड्डी में क्या है, एक चारकोल की तरह काम करता है, वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि अशुद्धियाँ रहते हैं, रंगीन अशुद्धि, उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसको निकाल लेता है, मतलब एक लकड़ी की तरह होता है। और उस चाशनी में जब डुबाते हैं तो क्या होता है कि उसकी अशुद्धियाँ उस लकड़ी में आकर चिपक जाती हैं और शुद्ध जो पदार्थ रहता है वो नहीं चिपकता है, और जिससे उसे निकाल लेते हैं। अब तीसरा आता है हमारा आसवन। अब आसवन क्या है, डिस्टिलेशन। तो आसवन, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आसवन क्या होता है, डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? ये होता क्या है डिस्टिलेशन? हमने तो नहीं सुना, लेकिन सुना तो होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं सुना होगा। आश्वासन कि आश्वासन नहीं, आश्वासन मतलब भरोसा दिलाना हो जाएगा। आश्वन, आश्वन मतलब कि कुछ जाना पहचाना लगे। आश्वित होना, वाष्पित होना, कुछ सुना? बिल्कुल वही है, सुना होगा। तो नहीं सुना होगा तो मेरे मुँह से सुन ले भाई आप लोग। तो आसवन मतलब होना, आश्वित होना, वाष्पित होना। तो मतलब कि जब दो लिक्विड, मतलब क्रिस्टलन द्वारा क्या किए कि वो ठोस था तो उसमें अवाष्पशील, मतलब जो द्रव रूप में था शुद्ध, वो निकल गया उड़ का। और इसमें क्या होगा कि आसवन में जब दोनों ही मतलब जो हमारा मेटल भी है, जो कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, वो भी क्या है कि मतलब कि लिक्विड है और शुद्धि भी लिक्विड, तब तो उससे निकालना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना भाई। जब द्रव द्रव मिल जाए तो उसके निकालने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आप ये बताओ, होगी ना। तो वैसे ही इसमें भी करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये मतलब जो दो अशुद्धि और शुद्धि, शुद्धि क्या है, अपना कंपाउंड है जिसे हम शुद्ध करना चाहते हैं, कार्बन से बना हुआ पदार्थ। और अशुद्धि कुछ भी हो सकता है, कोटी कंकड़ माटी गिट्टी जो भी हो सकता है भाई, आप जो भी समझ लो। अशुद्धि मतलब ही अशुद्धि होता है। तो होता क्या है कि इसमें दोनों लिक्विड है। अब आसवन मतलब आश्वित करना, वाष्पित करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आइए डायग्राम द्वारा हम समझाते हैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले एक गोल पेंदी का प्लास के लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके मूड़ी की ओर मतलब ऊपर की ओर क्या लगाते हैं, थर्मामीटर, ताकि हम टेम्परेचर भी कंसिडर करते रहें यदि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। और उसके बाद क्या करते हैं, इधर नीचे की ओर इसका कैंडल लगा देते हैं। और जब जैसे जैसे कैंडल लगाते हैं यहाँ पर गर्म होता गया। अब यहाँ पर कुछ और नली लगा हुआ है, इस नली के द्वारा क्या होता है, इस नली के द्वारा ये होता है, जब कोई वाष्प बनता है तो आता है। और ये क्या है, यहाँ पर ये संघनित्र है, छोटा डिब्बा। इस छोटे डिब्बा में क्या होता है, इसमें एक तो शुद्ध पदार्थ मतलब इकट्ठा हो गया, फिर अशुद्ध। अब ये होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें होता इस प्रकार से है कि अब दो पदार्थ हैं, अब दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है तो सेम तो नहीं हो सकते। मतलब चिंटू और पिंटू लेते हैं, जो दो बच्चे चिंटू और पिंटू है। चिंटी को मैं मतलब 2 बार गाल को इसको दे दिया और पिंटू को 2 बार दे दिया। तो चिंटू थोड़ा संगी टाइप का आदमी है, उसने भी मेरे को 1-2 बार दे दिया। लेकिन पिंटू थोड़ा शांत का, वो थोड़ा इज्जत करके रुक गया। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब कि दोनों का रिएक्शन एक ही तरह नहीं होता, अर्थात इसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों का एक ही नहीं होगा, इसलिए अलग अलग हो। मान लेते हैं यदि शुद्ध पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अशुद्धि, तो वो पहले मतलब वाष्प होगा, और वाष्प होगा तो इस नली के द्वारा मतलब यहाँ पर आएगा और उसे इकट्ठा कर लेंगे, और अशुद्धि क्या हो जाएगी, यहाँ पर बच जाएगी। यदि मान लेते हैं कि अशुद्धि पहले वाष्पित हो जाते हैं, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये क्या होगा कि अशुद्धि इधर आएगी और यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, मतलब कि दोनों को अलग अलग सेपरेट तो कर लिए ना भाई। वही है आसवन। अर्थात इसमें इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब, यहाँ पर देखिए मैं लाइनिंग कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब क्वथनांक में कितना अंतर हो, पर्याप्त अंतर हो, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। वही बताया ना कि क्वथनांक में अंतर मतलब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर, मतलब पहले या आगे, आगे या पहले हो सकता है। अभी तक हमने आसवन को पढ़ा, उसी प्रकार से प्रभाज्य आसवन भी होता है। यदि एक बार आसवन समझ गए ना तो प्रभाज्य आसवन कोई कठिन वाला काम नहीं है। तो एक बार पढ़ के देखिएगा, यदि समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं इधर आगे, भाप आसवन क्या होता है। भाप आसवन आपने सुना है, अब नाम से ही तो पता चल रहा है भाई भाप आसवन क्या हो सकता है। भाप आसवन क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि हम मिट्टी तेल को ही ले भाई,
मिट्टी तेल जल में घुलता है क्या? नहीं घुलता। तेल कोई भी तेल हो जल में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। वो ऊपर में आ जाता है तेल और नीचे जल रहता है, या फिर कभी कभार अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मेनली ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे वाला केस। तो होता यह है कि जो भाप आसवन में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मतलब इस विधि का उपयोग उनके लिए किया जाता है कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड का जो मतलब जो अशुद्धि युक्त पार्ट है या फिर ऐसे पदार्थ हैं, अर्थात ऐसे ही है जिसकी मैंने अभी बताया, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और जल घुलती नहीं है, उसी वाले हैं। मतलब कि कोई कंपाउंड लेते हैं, सीधी सी बात, अब उसको हम गर्म करते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्या देते हैं उसमें वाष्प प्रवाहित करते हैं, और क्या करते हैं कि हम एक देख लेते हैं कि जो वाष्प उत्पन्न हो रहा है इधर गर्म करने पर, उधर भाप नहीं कर रहे हैं, मतलब भाप हमारा किसका है? जल का है, और वाष्प किसका है? हमारा जो कार्बनिक पदार्थ का। अब ये दोनों को मतलब जब गर्म होता है तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गर्म करते हैं, यहाँ पर से मतलब भाप मतलब कि वाष्प भेजते हैं, तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वाष्प बनता है वो भाप के साथ मिलकर कैसे ऊपर की ओर चला जाता है। जब ऊपर की ओर चला जाता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, और जब एकत्रित करते हैं तो इसे संघनित कर लेते हैं। संघनित का मतलब संघनन, संघनन हम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन करते हैं तो मतलब संघनन करना मतलब कि मिलाना, संघनित करना मतलब छोटा रूप बनाना। किसी की बड़े रूप का संघनन करना मतलब छोटा रूप, मतलब कि वाष्प से किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ये जो गैस अवस्था से छोटा क्या है? द्रव। द्रव से भी छोटा क्या है सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड पूरी तरह पैक होता है, कोई हल्का डुलता नहीं है, तो यहाँ पर से लिक्विड में आ जाते हैं। अब हम अभी मतलब अभी तुरंत ही पढ़े हैं कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं कि ये नॉन सॉल्वेंट, मतलब कि एक दूसरे में पिघलते सॉरी बोला, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये एक कीप ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कीप हो गया, एक कीप ले लेते हैं और इसमें हमारा ये ऊपर में अपना मान लेते हैं कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है येलो कलर का, और जो ये ब्लू कलर का है अपना ये वाटर है, जो भाप है उसका। तो ये हम नॉर्मली भी देखते हैं तो ऊपर में ऑयल ही रहता है और नीचे में अपना वाटर रहता है, और इस कीप द्वारा यहाँ पर जब नीचे गिराते हैं तो क्या गिरता है कि जो वाटर है वो पहले निकल जाता है, देन उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? देन उसके बाद हमारे जो येलो मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो निकलेगा यहाँ से। तो इस प्रकार से अलग अलग सेपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मतलब कि ये भाप आसवन में मतलब कि ऐसे तेल जैसे पदार्थों के लिए किया जाता है, मतलब तेलीय पदार्थ हो जल से ना मिले उनके लिए किया जाता है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, हमारा विभेदी निष्कर्षण क्या है? ये विभेदी निष्कर्षण किसे कहते हैं? ये भी अच्छी बात है। अब हम आपको बता दें कि विभेदी निष्कर्षण, यार मेरा पेन नहीं चल रहा, विभेदी निष्कर्षण किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि विभेदी निष्कर्षण नाम से ही पता चल रहा है कि विभेद करना और उस निष्कर्षण करना, निष्कर्ष निकालना। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में है, उसमें अशुद्धि पे शुद्धि है, शुद्धि में ऑर्गेनिक है, अशुद्धि में कुछ भी हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ अच्छा ही करना चाहिए भाई। तो मान लेते हैं कि वो इस टाइप का सॉल्यूशन है कि उसमें जल है और ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक विलायक के द्वारा ही करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक विलायक के द्वारा। ऑर्गेनिक विलायक के द्वारा मतलब ऑर्गेनिक को अलग करना है तो ऑर्गेनिक विलायक मतलब कि जैसे कि मुझे किसी को बचाना है तो मेरे साइड के लोगों को भेजूँगा तो उसके मनोबल बढ़ेगा और वहाँ से जल्दी आएगा, जबकि अपोजिट वाले के भेजूँ तो डर के मार ही जाएगा वो। तो मतलब कि मैं ऑर्गेनिक को बचाने जा रहा हूँ तो मतलब ऑर्गेनिक को उसमें मिला सकता हूँ और उसके बाद मतलब मैं छनन प्रक्रिया के द्वारा उसे आसानी से निकाल सकता हूँ। और उस छनन प्रक्रिया में कौन सा फॉलो करते हैं? अपना कीप वाला फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने भाप आसन में पढ़ा, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है। आप ध्यान से एक बार और पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा।
बस। तो इसमें होता क्या है कि अब उसमें और ऑर्गेनिक मिला दिए। अब उसमें हम मतलब थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या होता है हमारा जो जल, वो एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते, अर्थात नहीं घुलते। वो एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे क्या कर लेते हो, लेयर बना लेते हैं। ऐसे लेयर बना लेते हैं, ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ और, ऊपर लेयर बना लेते हैं। तो होता क्या है कि फिर से हम वही काम करते हैं, अपना कीप पकड़ते हैं, कीप में डालते हैं ऐसे कीप में, और उसके बाद उसका छनन प्रक्रिया करते हैं, और छनन प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों निकल जाते हैं। और यदि इसी को बार बार करें मतलब एक बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, सातवीं बार, मतलब किसी भी काम को बार बार करने में उसमें फिनिशिंग आ जाती है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है कि हम उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं यदि बार बार हम इसे करते रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब आप लोग क्रोमेटोग्राफी तो नहीं सुने होंगे और ना ही वर्ण लेखन सुने होंगे, लेकिन लेखन तो सुने होंगे भाई। लेखन मतलब कि लिखना, और वर्ण मतलब होता है रंग। आप तो समझ गए। वर्ण लेखन मतलब रंगों के द्वारा लिखना, मतलब कि लेखन जैसे कि मतलब कि ये पेन जैसा दिख रहा है, और रंग बिरंगे मतलब इसमें देखो रंग है, ठीक है। पेन जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें रंग बिरंगे हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। तो क्रोमा से उत्पन्न हुआ क्रोमेटोग्राफी, और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णलेखन। क्रोमा का अर्थ होता है रंग। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो गुज्जा होता है, गुज्जा आप समझ गए ना, गुज्जा मतलब कि जो गाड़ी में होता है गुज्जा, या फिर जिसमें स्पंज होता है स्पंज। उसमें क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं, जितना भी डालें वो तो सोखते ही जाता है, कभी उसका मन ही नहीं मारता। उसी प्रकार से ये भी वैसे ही काम करता है। हालांकि इसमें कुछ अलग कंपोनेंट हैं, लेकिन समझाने के लिए यदि देखा जाए तो ये जो स्पंज है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है इसमें। क्योंकि जो चारकोल की बात कर रहे थे, मतलब वो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में जब चारकोल की बात किए, जैसे कि शक्कर वक्कर के लिए, तो वैसे ही टाइप में वो में इसमें क्या होता है कि चारकोल को घुमाना पड़ता है विलियन में। लेकिन इसमें क्या होता है कि गुज्जे को थोड़ी नहीं घुमाएंगे भाई, गुज्जे पर डालते हैं, मतलब स्पंज पर डालते हैं, तो मतलब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एड्जॉर्ब करना मतलब कि अधिशोषित करना। अधिशोषण और अवशोषण दोनों अलग अलग है ना। अधिशोषण अधि मतलब कि ऊपर से अंदर वो नहीं जाएगा, और अवशोषण मतलब कि पूरी तरह अंदर से शोषित करना। तो स्पंज में क्या होता है, पूरी तरह अंदर से अवशोषित होता है, मतलब उसे क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन, और मतलब अवशोषण, और अधिशोषण मतलब होता है एडजॉर्प्शन। तो क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक क्रोमेटोग्राफी लिए, और इस प्रकार से नली टाइप पे रहेंगे। 1 मिनट में इसे क्लियर कर लेता हूँ। इस प्रकार से मतलब नली टाइप में रहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ ऊपर से जो छेद दिख रहा है, वहाँ से हम अपना विलाया मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डालते हैं, ठीक है। अब जैसे डालते हैं तो इस पर जो स्पंज होता है, मतलब कि इसमें जो मटेरियल्स रहते हैं अंदर में, मेनली सिलिका जेल और एलुमिना रहता है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इजीली किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी जैसे कुछ भी हो। तो याद रखना, सिलिका और एलुमिना, इन दोनों का उपयोग मेनली किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखने के काम आता है, याद रखिए करो। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी में मतलब कि ऐसे होता है, यहाँ से अपना रंग डाल दें, चूना जो भी डाल दिए, अपना विलियन बनाकर डाल दिए यहाँ पास। तो होता क्या है कि जो ऊपरी जो फेस रहता है, मतलब कि अलग अलग इसमें पोर्स रहते हैं। पोर्स से मतलब कि छेद रहते हैं, इतने बारीक छेद कि हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, मतलब डालते हैं तो ऊपरी भाग में कुछ और एब्जॉर्प्शन हुआ, नीचे उससे बच गया, तो नीचे में एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे भी बच गया, तो नीचे मतलब कि अलग अलग लेयर में अलग अलग एब्जॉर्प्शन होते हैं, जिसकी शुद्ध पदार्थ अलग हो जाते हैं, अशुद्ध अलग हो जाते हैं, क्योंकि साइज़ तो अलग होते, शुद्ध का साइज़ अलग और शुद्ध का साइज़ अलग होता है। तो मतलब कि
किसी भी चावल को ले ले और कंकड़ को ले ले, चावल का साइज एक ही रहेगा, अलग है, और कंकड़ का अलग रहता है, तो वो चावल अलग जगह रुकेगा और कंकड़ अलग। उसी प्रकार से इसमें भी विलयन में जो शुद्ध पार्टिकल है वो दूसरे स्थान पर रुकेंगे और अशुद्ध दूसरे स्थान पर। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो पोर्स है मतलब कि छेद है वो किस टाइप से हैं। इस प्रकार से उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब वैसे ही करते हैं, विलयन को डालते हैं इसमें, और उसके बाद जब वे एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो अब हमें शुद्ध पदार्थ को अलग करना है। तो सीधी सी बात, नो बकवास वाले बात करते हैं इसमें, अर्थात मतलब किसी लकड़ी को ले लिए, उस लकड़ी को क्यों लेते हैं, मतलब ये किसी लकड़ी टाइप से, मतलब ऐसा समझो कि इसके एक कांच का रहेगा पहले, या फिर कांच का नहीं रहता है यार, मतलब कुछ रहता है, एग्जैक्ट मैं भी नहीं कहूँ क्योंकि ये प्रयोगशाला में रहता है। इस बार तो हम लोगों ने ठीक से प्रयोग नहीं किया, यदि आप लोग करोगे ना तो बिल्कुल बोलना तो इस लोगों को, मतलब कि ये सब चीज़ प्रैक्टिकली करवा दिखा करके। मैं अभी इस चैप्टर में जितना मतलब ये पहला लेक्चर जो ले रहा हूँ ना, पूरा अपना प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन आपके बुक में था इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल में कराया जाता है, इसको लिखाया जाता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टार्टिंग है, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें वैसे ही होता है, तो मतलब एक लकड़ी की तरह हो गया, तो इसे मान लेते हैं एक कोई लकड़ी की तरह है। 1 मिनट यार, क्लीन करने दो। ये लकड़ी की तरह हो गया। अब इस लकड़ी में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखो येलो कलर का 4, मतलब कि यहाँ पर पहले वाले में देखें, पहले वाले में तो यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के हमें पार्टिकल्स मिले। मान लेते हैं ये हमारा शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही अशुद्ध है, ये कुछ ज़्यादा ही अशुद्ध हो गया, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। भी ये पोर्स पर डिपेंड करते हैं कि उनके जो छिद्र है वो पहले शुद्ध को रोक रहे कि अशुद्ध है, वो हमें प्रयोग करेंगे तो उसमें लिखे रहते कि किस प्रकार के अब उसका पोर साइज है। तो इस प्रकार से अलग अलग की जगह अलग अलग हो जाता है। और अब यदि हमें शुद्ध को क्या करना है, अलग करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमें कोई गैस ले लेते हैं, गैस में ये ऐसे प्रेशर देते हैं कि वो निकल जाए, मतलब कि जितने भाग को निकालना है हमें, जितना भाग को निकालना है उतने में ही क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, जिससे कि हमें इतने ही भाग को निकालना है अपने, मान लेते हैं ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध जो भी हो, ये हमें इतने भाग को निकालना है। तो इस भाग को ये हम किसी विलियन में से घोल देंगे, उसमें धो देंगे वैसे टाइप से, उतनी ही भाग को, तो उतना भाग क्लीन हो जाता है, निकल जाता है। और गैस प्रेशर में करेंगे तो गैस प्रेशर से भी निकल जाता है। मतलब इसके कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे यूजेस हैं। यहाँ एक बात नोट करेंगे कि ये हम अभी जो पढ़े हैं वो हमारा कॉलम वर्णलेखन अर्थात कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मतलब एक किस तरह दिख रहा है, कॉलम की तरह दिख रहा है, मतलब कॉलम मतलब कि स्तंभ की तरह दिख रहा है ये तीनों, तुम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब दूसरा आता है हमारा पतली वर्णलेखन, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो फिर अब इसमें क्या होता होगा, इसमें भी वही है यार, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो देखिए इधर, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बीच में दिख रहा है आपको, यहाँ पास देखिए, यहाँ जो ये वाला है, ये क्या है अपना एक जो एब्जॉर्ब करना है, जो पत्ती है मान लेते हैं, वो इसमें जो स्पंज यूज़ कर रहे थे वैसे ही कुछ मान लो इससे, लेकिन वो मेनली किसका बना रहता है आपको पता रहना चाहिए, सिलिका जेल या एल्यूमिना आदि का बना होता है, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दोनों वर्क करते हैं कई बार, तो उससे बना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सुनो कि सबसे पहले इस प्रकार से गोल डिब्बा टाइप में कोई कांच का टुकड़ा लेते हैं, मतलब कि एक डिब्बा ही समझ लो, भाई प्रयोगशाला में स्पेशली रहता है, और नीचे ऊपर दोनों की तरफ क्या रहता है, ऊपर ढक्कन रहता है, नीचे भी ढक्कन रहता है मान लेते हैं, या फिर नीचे पैक रहता है तो ऊपर की ओर ढक्कन रहेगा, और नीचे में क्या कर लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं 1 मिलीमीटर तक हम लोग जो सोल्यूशन है उसको डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन को डाल दिए, और जो हमारा जो इसमें शुद्धिकरण करना है वो प्लेट, ये वाला जो पहले टिक किया था ये इसमें
हाँ यहाँ पास 1 मिनट, अपना ये वाला, इसमें क्या करते हैं कि ये जो येलो कलर का ये पॉइंट दिख रहे हैं, येलो ये वाला, हाँ यहीं पास जो ये येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है वो अपना जो अशुद्धि है वो है अशुद्धि। ठीक है, 1 मिनट, आप अपने कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करना ना। ठीक है, जो यहाँ पर जो पत्ती है जो एब्जॉर्ब करने वाला है, शुद्धिकरण करने वाला है, उसमें जो येलो कलर दिख रहा है वो क्या चीज़ है, अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अशुद्धि युक्त है उसे शुद्ध करना है। बस उसका मतलब बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन हम प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा टिप की बूंद यहाँ पास लिए और रख दिए। और जो यहाँ पर नीचे में है वो साफ साफ लिखा हुआ है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट विलायक, मतलब कुछ भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस प्रकार से है। यदि जल में घुलेगा वो जल रहेगा यहाँ पास, यदि ये ऑर्गेनिक वाला रहेगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, तो हो गए यहाँ इस प्रकार से कि यहाँ पास का जो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट क्या होगा, धीरे धीरे मतलब स्पंज को रख दें तो स्पंज धीरे धीरे गीला हो जाता है। जैसे बिस्कुट, यार आप लोग बिस्कुट, चाय बिस्कुट खाते हो ना, तो चाय में जब बिस्कुट डालते हो तो धीरे 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 मतलब पूरा बिस्कुट भीग जाता है और ज़्यादा में वो पूरा चाय में ही गिर जाता है। तो उसी प्रकार से है कि ये तो गिरेगा नहीं, मतलब स्टैंड है। तो यहाँ पर ये होगा कि विलायक जो है धीरे 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 उसमें चलता जाएगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि मतलब जो सॉल्वेंट है उसको उस इस येलो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इस वाले येलो पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। जब इस येलो पॉइंट से को क्रॉस करेगा तो मतलब कि जो हमारा कंपाउंड है वो भी तो गीला होगा भाई, मतलब वो सॉल्वेंट के साथ, तो वो भी आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ पास भी वही पोर साइज डिपेंड करते हैं कि कौन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे जाएगा। सभी जगह हमारे पोर साइज डिपेंड करते हैं। अब जो छन्ना पत्रक होते हैं, मतलब कि वही जो पोर साइज जो डिपेंड करते हैं, वो स्पेशली लिखा रहता है कि कितना का लेना है, या फिर मार्केट में आप लोगे तो वो भी मिल जाता है कि, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट कितने में कर रहे हो, कि मतलब कितने पोर साइज के लिए कर रहे हो। पोर साइज मतलब होता है छिद्र साइज ना। तो यहाँ पास देखते हैं कि जो हमारा 1 मिनट, तो ये इसको क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। तो जाएगा तो कार्बनिक को भी लगेगा, और जब ऊपर लगेगा तो कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी आएगी, मतलब जहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक रुक जाएगा, वापस आगे पीछे नहीं जाएगा, और अशुद्धि की भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो भी रुक जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसे भी मतलब पृथक करते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ दिया है, देख लो एक्सप्रेशन, मैं इसको समझा देता हूँ। रिटार्डेशन फैक्टर, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर, मंदन गुणांक किसे कहते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो मंदन गुणांक, मंदन मतलब कि एक गति समझ लो, मंदन मतलब होता है कि गति को कम करना। अब गति को कम करने वाली बात इसलिए कही गई है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरी तरह ऊपर तो नहीं जा सकता, एक स्थिति आ गई कि वहाँ वहीं तक रुक जाएगा। इसलिए पूछे कि उसका कहाँ तक जाएगा भाई, वो तो बता दो हमें, मंद कहाँ होगा, वो रिटार्डेशन कहाँ होगा, उसी को पूछ रहे कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए आर से रिटार्डेशन मतलब मंदन गुणांक, तो आर और एफ से फैक्टर गुणांक, रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल टू, लिखा है आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी, मतलब कि जो यहाँ पास हमने यहाँ पास जो कंपाउंड था वो विलायक से कितनी ऊपर मतलब ऊंचा गया, मतलब कि जैसे कि हाँ यहाँ पर देखिए चित्र में y एंड x, तो y क्या है कि मान ले यहाँ से जो अपना बेस लाइन था, मतलब कि सॉल्वेंट का बेस लाइन, ये सॉल्वेंट हो गया, अभी यहाँ से कितने ऊपर गया, y दूरी, y ऊंचाई तक, और जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कितने ऊंचाई पर था, x ऊंचाई पर, देखिए x है, इसी को लिखा है, इधर x है इधर y। इस प्रकार रिटार्डेशन फैक्टर के लिए
एक्स बाई वाई लिखते हैं। एक्स क्या है अपना जो अपना सॉल्वेंट लिए हैं उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ऊंचाई पर है, एक्स हो गया। और अपना वाई क्या है, कितना ऊंचाई तक हमारा जो विलायक है सॉल्वेंट है वो हो गया अपना वाई। तो इसका फार्मूला हो गया एक्स बाई वाई। ओके, तो चलिए दोस्तों हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा टाइम हो गया है 1:50 यार। चलो देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, लास्ट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा वितरण क्रोमैटोग्राफी क्या है, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव क्रोमैटोग्राफी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल डुप्लीकेट है किसका, पतली परत वर्णलेखन अर्थात थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी की तरह। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं पढ़ लेना आप लोग। और मैं एकदम डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना पक्के से के साथ बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि मैं आपको इसमें स्लाइड में बता देता हूँ ड्राइंग से। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें एक सीधा बड़ा सा हम लोग लेते हैं 8, बहुत अच्छा बड़ा सा शीशा ले लिया। इसमें क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन भरते हैं नीचे, कोई भी विलियन भर लेते हैं, इधर मान लेते हैं ये अपना ये होगा विलियन। और इसमें क्या करते हैं, उसमें सीधा डायरेक्ट नीचे से मतलब ऐसे गड़ा हुआ होता था, मतलब जो अपना अवशोषक स्तंभ। लेकिन इसमें क्या है कि अपना जो अवशोषक स्तंभ है वो नीचे से ना होकर ऊपर से है, ऐसे है कुछ ऐसा होता है। और जो अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिल्कुल वैसी तरह ऊपर में एक बिंदु की तरह है, यहाँ पर देखो ये लोग पॉइंट वैसे ही रहता है। और इसमें क्या होता है कि ऊपर से रहता है, सीधी सी बात में बकवास। फिर से वैसे ही अपना सोल्यूशन वैसे ही अपना सोल्यूशन ऐसे ऐसे चढ़ेगा। अलग अलग जगह पर पोर साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है पोर साइज। और पोर साइज जब डिफरेंट हो गए तो जो मॉलिक्यूल भी है वो अलग अलग जगह चिपकेंगे। क्योंकि हम थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चावल और कंकड़ में आकार अंतर है, तो अलग अलग जगह रुकेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी शुद्ध अशुद्ध और विलायक अलग जगह रुकेंगे। ये बस बिल्कुल वही है यार, एक सीख गए मतलब दूसरा सीखना तय है आपका। आज के लेक्चर एंड करने से पहले 1-2 टॉपिक और बता देता हूँ। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने अपने नोट्स का मिला है नोट्स है तो उससे किया हूँ। यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा, इससे देखते हैं अपने नोट्स का। और नोट्स बनाने का भी लास्ट में थोड़ा टिप्स आप लोगों को बताऊँगा कैसे बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं अपना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए। अब जब हम ऑर्गेनिक में आ गए हैं तो ऑर्गेनिक तो पढ़ना ही है भाई, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे कितना बड़ा ही ना का ही, कितना ही छोटा भी ना हो। अब हमें पढ़ना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब उसको क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा भाई। जैसे कि हमारे जो समाज है इसको अलग अलग जाति में बांट दिया गया है, लोधी है, साहू है, देवांगन है, कोष्टा है, बराठ है, तेली, जो भी होता है उसमें बांट दिया गया है। तो मतलब इससे आसानी होती है कि इस पारा में जाओ, इस पारा में ये रहता है वो रहता है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करने पर पता चलता है कि मतलब कि जो होमोसाइक्लिक है वो किस मतलब पारा में रहता है, तो हमें पता चल के जाएगा कि ओपन चेन में रहता है। और हेटेरोसाइक्लिक किस पारा में रहता है ये कोई पूछ दे तो पता चल जाएगा कि क्लोज्ड चेन में। मतलब कि जिस प्रकार हमारे जीवन में क्लासिफिकेशन है उसी प्रकार इनके जीवन में भी क्या है, क्लासिफिकेशन है। मैं आपको अच्छे से क्लियर से बताता हूँ कि किस प्रकार से इनमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि कार्बनिक पदार्थों का क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण। तो इसे मतलब 2 प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 मिनट यार। तो हम इसे 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, अरे
दूसरा, पहला आता है अपना ओपन चेन और दूसरा आता है क्लोज्ड चेन। अब ऑर्गेनिक में आए तो अभी तो स्टार्ट था, प्रैक्टिकल वाला ही करवाया सर वाला का, कोई बात नहीं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि चेन होते हैं मतलब कि ओपन चेन। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि ओपन चेन क्या होता है, क्लोज्ड चेन क्या होता है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट, सब क्या होता है हम सब A to Z पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। और मैं आपके साथ हूँ। बस अपना डाउट बस मत रखना, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में क्लियर कर लेना, कमेंट कर लेना, अपने भाषा में लिखकर शेयर कर देना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन मतलब सीधी सी बात, कार्बन 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 इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन पर ही मेनली बेस्ड होता है भाई। ऐसे ही नहीं कि इसमें और एलिमेंट नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो 99% ना कि कार्बन से ही होता है और कार्बन पे ही ख़त्म हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन मेनली देखा जाता है और जो बचे हुए वही 5-10% उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, A to Z, हेलोजन वगैरह सब चीज़ आ जाते हैं। लेकिन 90 से 95 यदि देखा जाए, 95 तो बोल ही सकता हूँ यार। तो ओपन चेन मतलब कि कोई किसी भी प्रकार से ये क्लोज नहीं रहेंगे, और यदि क्लोज्ड चेन बोल दिया जाए तो ये हर प्रकार से क्लोज्ड रहेंगे। जैसे कि ये ओपन था, अब इसके यहाँ पर बीच में कार्बन ला दिए तो ये क्लोज्ड हो गए, यहाँ पर नहीं होता, लेकिन अब क्या हो गया क्लोज्ड, क्योंकि इतना जो इनका एक साइकिल बन रहा है, साइकिल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्या बना है, साइकिल बना। अब वो साइकिल कितने मेंबर से स्टार्ट होगा, यदि एक कार्बन से साइकिल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। दो कार्बन से नहीं बन सकता, तीन कार्बन से बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि एक कार्बन कहाँ से साइकिल, ये तो एक ही है। दो कार्बन बना क्या, नहीं बना, लेकिन तीन कार्बन लिखें तो साइकिल बन गया। 3 मेंबर साइकिल मतलब 3 सदस्य से युक्त साइकिल, इसे 3 मेंबर्ड साइकिल भी बोला जाता है। तो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से पढ़ेंगे कि एक तो ओपन वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, क्लोज वाला क्षेत्र पढ़ेंगे। अब ओपन का तो ओपन हो गया, लेकिन अब क्लोज्ड में भी जाते हैं भाई, क्या है अंदर में, उसके घर में क्या है उसके तो भी देखना पड़ेगा ना। तो एक होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में कौन आते हैं, अब होमोसाइक्लिक, अच्छी बात है। तो होमोसाइक्लिक क्या चीज़ है, तो होमो मतलब कि हिंदी में, होमोसाइक्लिक मतलब कि क्या बोलते हैं, मेरे को 1 मिनट ना याद नहीं आ रहा। होमोसाइक्लिक को समचक्रीय विषम चक्रीय, हाँ। होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सम और हेट्रो मतलब विषम। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो मतलब कि सम मतलब कि एक ही तरह के लोग, और विषम मतलब कि अलग अलग तरह के लोग। हेट्रो, होमो एंड हेट्रो, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तब होमोसाइक्लिक को मैं आपको अच्छे से एलिमिनेट करके बताता हूँ। तो साइकिल बनाना आपको सीधी सी बात, नो बकवास। तो हमें 3 मेंबर सबसे पहले देखें तो 3 मेंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2। अब मान लेते हैं कि मैं 3 मेंबर में कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी है। अपने वैलेंसी अभी भाड़ में जाए, अभी ओनली क्या देखते हैं हम लोग, अपना साइकिल देखते हैं। 1 मिनट यार, मेरा चौक काम नहीं कर रहा है। तो अपना देखते हैं कि एक कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन तीसरे कार्बन की जगह हम लोग नाइट्रोजन लगा दिए। तो एक ही तरह से हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर से जब देखें तो लाइन एक ही तरह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ गया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जैसे ही कोई और आया हमारा काम बिगड़ गया। समजातीय होने वाले थे, अचानक से क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। और इसी के स्थान पर यदि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक ही तरह के लोग यदि इसमें शामिल हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, होमोसाइक्लिक। लेकिन यदि इसी के स्थान पर मान लें इसको मैं ऑक्सीजन बना दूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से हेट्रोसाइक्लिक, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़। अब ये 3 तिगाड़ 3 ही के लेने भाई, 4, 5, 6 मतलब जैसे ही कार्बन के अलावा ध्यान रखें, कार्बन के अलावा कोई भी आए मतलब हेट्रोसाइक्लिक, और यदि केवल कार्बन ही कार्बन रहे तो होमोसाइक्लिक। अब उसके बाद आता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब दोनों ही प्रकार के हैं।
एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक क्या होता है भाई, एंड उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं कि एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। तो आप लोग इसे बुक से और पढ़ने की कोशिश करना, समझ नहीं आया ना तो मेरे को और अच्छे से पूछ लेना। मैं आपको बता दूं कि एलिसाइक्लिक 3 मेंबर से स्टार्ट होते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है कि बेंजीन रिंग बहुत ही अच्छी है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। बेंजीन रिंग में यार बेंजीन रिंग में क्या होता है कि 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए। ये क्या हो गया, क्लोज्ड हेट्रो, अरे क्लोज्ड चेन हो गया। किस वाला हो गया, होमोसाइक्लिक का। देखिए अब इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और वो भी एक के बाद एक नहीं रहते हैं, एक का डब्बा छोड़ के, मतलब कि यहाँ पास हुए, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसमें आएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पास इसको छोड़ देंगे, यहाँ पास आएंगे, मतलब अल्टरनेट बोलते हैं इसको, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं, हेट्रो में भी हो सकता है, होमो में भी हो सकता है। यदि ये यहाँ पास ऑक्सीजन ला दें तो ये हेट्रो बन जाएगा, यहाँ पास कार्बन ला दें तो ये होमो बन जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड क्या होता है। तो सीधी सी बात कि बेंजोनाइड मतलब अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना। 1 मिनट, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड किसे कहेंगे, तो ऐसे रिंग जो बेंजीन की तरह हो, और ऐसे रिंग जो बेंजीन की तरह ना दिखे, नॉन बेंजोनाइड कहलाएगा। मतलब जैसे कि 6 कार्बन, 1 2 3, अच्छा आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पता ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, बस आप सपोर्ट करते रहिए अपने बड़े भैया को। तो यहाँ पास देखिए कि यहाँ पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 1 मिनट, यहाँ पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन, यहाँ पास कार्बन है उसे नहीं दिखाए गए हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कार्बन को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पास कार्बन है 6 कार्बन। अब एक क्या हो गया अपना बेंजोनाइड। 1 मिनट, कॉल आ रही है। अब उसके बाद देखिए कि एक बेंजीन रिंग हुए, अब उसके बाद दूसरा बेंजीन रिंग इसमें जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल इसी के जैसे हो गया ना। इसके बाद और जोड़ दें क्या, इसमें देखो ऐसे ऐसे, मतलब और जोड़ गया, ये अपना हो गया बेंजेनोइड, ठीक है। अब नॉन बेंजेनोइड किस होंगे हुए, तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, टेंशन मत लो, हाँ इसे भी समझा देंगे। तो बेंजेनोइड हो गया, अब नॉन बेंजेनोइड देखते हैं भाई। अब नॉन बेंजेनोइड, अब ये बताओ, ये दोनों एक एक दिखत है कहाँ, दिखत कि नहीं दिखत बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों एक ही जैसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें 5 मेंबर रिंग है, और इसमें 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर मतलब 6 सदस्य से युक्त रिंग है, और ये 5 सदस्य से युक्त है। लेकिन अब दोनों एक ही जैसे दिख भी नहीं रहे हैं, मतलब कि ये किस में है, नॉन बेंजीनोइड। मतलब जो जो बेंजीन की तरह दिखेगा वो बेंजीनोइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पास मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला था। 1 मिनट, पूरा गड़बड़ करवा दिया आप लोगों ने, तो यार बताते भी नहीं भी कि यहाँ पास देखिए बेंजीन रिंग बनाते हैं, यहाँ पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहता है, मैंने अभी बताया था ना आपको कार्बन वाले में। तो यहाँ पास हो गया अल्टरनेट, यहाँ पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ पास नहीं रहेगा, यहाँ पास आएगा, यहाँ पास देखिए इसमें भी हो गया एक डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, मतलब कि एक परफेक्ट बेंजोनाइड स्ट्रक्चर है। अब इसी में हम क्या कर दें, अपना वही 5 मेंबर को लगा दें, चार्ज सिंगल चार्ज,
सिंगल सिंगल, ये तो गड़बड़ करवा दिया रे बाबा। हो गया ना नॉन बेंजोनाइट, मतलब बेंजीन की तरह दिखा तो बेंजीनॉइड, और बेंजीन की तरह नहीं दिखा तो नॉन बेंजीनॉइड बोलेगा रे बाबा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है भाई लोग। तो लास्ट में थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप लोग बस धीरे धीरे मुझे सपोर्ट करते रहिए। ये तो आपका प्रैक्टिकल वक्त था, उसको मैं समझाया था, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल को बुक में भी दे दिया तो समझाना अनिवार्य था। और ये कुछ डेफिनेशन सब्लाइमेशन एंड आश्वान, ये मतलब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब्लाइमेशन किसे कहते हैं वगैरह। तो मतलब एक बार इस पूरे पीडीएफ को एक बार और पढ़िए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए। जहाँ पास भी आपको समझ नहीं आता है उस कितने मिनट में आपको समझ नहीं आया उसको कमेंट करिए मुझे कि यहाँ पर समझ नहीं आया। मैं आपको मतलब बताने की और डबल कोशिश करूँगा नए लेक्चर में। और यदि ज़्यादा ही समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप में एक काम करिए कि एक कॉपी में लिख लीजिए अपना जो डाउट है उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मैं उसको आपको सलूशन देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें और अपना भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों, ये अपना पहला टॉपिक था, मतलब पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब किस तरह से शुद्ध करना है वगैरह को पढ़ा। अब हम लोग इधर आगे देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, हो सके तो हम पहले IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। IUPAC नामकरण पद्धति क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं। आप टेंशन ना लेना, एक क्वेश्चन नहीं, एक नंबर नहीं कटने दूंगा आपका। यदि नंबर कब नहीं कटता, जब कोई पढ़ाए और उसको आप पढ़ो तब, दोनों स्थिति में नंबर नहीं कटने वाला। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी पढ़ने की पूरी तरह से हर हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग IUPAC ने पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हो सके तो इस प्रकार से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करते हैं, जैसे कि ऐसे कार्बन को ऐसे डैश डैश वगैरह, और उसके बाद यदि कार्बन को ऐसे वाला शो करते हैं, ऐसे ऐसे वाला, वो किस प्रकार से करते हैं, या फिर कंडेंसेशन, या फिर बॉन्ड, या फिर बॉल मॉडल क्या है, वो सब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर का जो है वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्रेरणिक प्रभाव क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, रिसोनेंस किसे कहते हैं, +R -R, +M -M, ये सब क्या है मैं आपको A to Z बताऊंगा। और ऐसे बताऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने खुद फाइट एग्ज़ाम का मतलब कि जो क्वेश्चन है उसको कर रखा है, और आपको भी करवाऊंगा, उसी के हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस टाइम से मतलब पढ़ते रहो, रोज़ लेक्चर अटेंड करते रहो, तो आप लोग भी इसमें फाइटर बन सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से, इन तीनों से ही मतलब इतना मतलब स्ट्रांग होती। कोई भी रिएक्शन करवाना होगा ना, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन मतलब सॉरी यार, हाइपर कंजुगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में भूल गया, अनुनाद वगैरह, रिसोनेंस कैसे कहते हैं, मतलब A to Z मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाते रहूँगा। ये तो खैर अपना प्रैक्टिकल वक्त है, इस कारण मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा और क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क में, ओके। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।